अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं चिनाब टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान वसीम अहमद मलिक। हिजवा खड़ी में चंद रोज़ कबल आग की एक होलनाक वारदात में 12 रिहायशी मकान राख के ढेर में तब्दील हो गए थे, जिनमें तकरीबन 32 कुंबे रिहाइश पजीर थे, जो देखते ही देखते बेयारो मददगार होकर खुले आसमान तले ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हो गए और कई लोग इन आतिशज़दगान की मदद के लिए सामने आए। बानिहाल में 4 गलियारा सड़क बनाने वाली एक निजी कंपनी MGCPL ने अपना एसार दिखाते हुए हिजवा आग मुतासरीन के लिए इमदादी तौर पर खुर्दानी एशिया का कुछ ज़रूरी सामान मुहैया किया। इस मौके पर इनके हमरा कई सियासी और समाजी कारकुनान के अलावा खड़ी पुलिस के चौकी इंस्पेक्टर जाहिद इकबाल भी मौजूद थे। आड़ी मार्ग के मुकाम से मैं आपके सामने एक बार फिर से मुखातिब। हम आपको बताते चले कि कुछ रोज़ हिजवा के मुकाम पर जो तहसील खड़ी का एक दूर दराज इलाका है, जहाँ पर आग की एक होलनाक वारदात में 12 मकान राख के ढेर में तब्दील हो गए थे, जिसमें तकरीबन 32 कुंबे रिहाइश पजीर थे और देखते ही देखते वो 32 के 32 कुंबे आसमान तले ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हो गए और उसके बाद कई सियासी और समाजी तंजीमें सामने आई। लेकिन आज की बात अगर की जाए तो बानिहाल में जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है कंपनी MGCPL कंपनी जो है, उनकी तरफ से भी यहाँ पर आज राहत का जो कुछ सामान है वो पहुँचाया गया और इस मौके पे यहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि उन सभी लोगों का जिन्होंने इनकी मदद की। और ख़ास तौर पर आज की अगर बात की जाए जो आउट ऑफ स्टेट से बिलोंग करते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमारे जो PM जो थे यहाँ इस कंपनी के, वो बात कर रहे थे कि वो UP से बिलोंग करते, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ पर आकर इस दूर दराज इलाके में इन लोगों तक अपना दुख बांटने की कोशिश की। और सबसे बड़ी अच्छी बात यहाँ पे हमें ये देखने को मिली कि यहाँ पर इन लोगों से हमारी बात हुई जिनको ये राहत का सामान दिया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बगैर किसी मज़हब, रंग और मिल्लत के यहाँ पर उन लोगों के साथ अपना दुख बांटने आए और इस मौके पे हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर एक अच्छी बात ये कही कि समाचार में जो वो खबरें सुनते हैं कि आपस में लोगों को लड़ाया जाता है, जैसे कि आप देखते हैं कि नेशनल मीडिया की अगर बात की जाए तो किस तरह का घमासान मचा होता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने उस चीज़ को साफ तौर से नकार दिया कि अभी भी इंसानियत ज़िंदा है। और आउट ऑफ स्टेट UP, बिहार या बाकी स्टेट से जो लोग बिलोंग करते वो आज यहाँ पर इस खड़ी के दूर दराज इलाके में आए और इन लोगों का जो दुख है उसमें शामिल होने के लिए, अपना इनका जो दुख है वो बांटने के लिए आए। तो चले आज का जो यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ और यहाँ के लोगों के साथ जो हमारी बातचीत हुई वो आप तक लाने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा जब आप इंसानियत के तौर पर हेल्प करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि मैं बीइंग लोकल, मैंने कहा ठीक है। आज ने कहा आप चलेंगे मेरे साथ, मैंने कहा ठीक है मैं चलूँगा। और निकलते वक्त मैंने इनको उस वक्त भी कहा कि मैं पार्टी की हैसियत से नहीं आऊँगा, मैं आऊँगा एज लोकल और इंसानियत के नाते मैं आपके साथ हूँ और इस दुख की कड़ी में हम सब इनके साथ हैं। तो इनने कहा ठीक है। आज फिर सवेरे प्रोग्राम बना तो मैं कहा ठीक है हम चलते हैं। तो मेरे साथ अपने कुछ यार दोस्त थे, तो यहाँ खड़ी से भी उठाए हमने, तो मैंने कहा चलो इनके साथ चलते हैं। ये तो अभी सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा कि इससे इनका कुछ होगा, लेकिन ये एक छोटा सा समझो एक दुख बांटने का तरीका था इनका कि इनके साथ बातचीत करेंगे और आगे क्या होगा, आगे कितनी हेल्प और कर सकते हैं बाकियों से, मैं बाकियों से भी कहूँगा। बाज़ार में भी मैंने कहा, लोकल होने की वजह से बानिहाल टाउन में भी चंदा भी वहाँ जमा किया लोगों ने। तो हम चाहते हैं कि इनके थोड़ी बहुत हमारी तरफ से हेल्प हो, क्योंकि घर तो ये जो बेचारे इस दुख की घड़ी में हैं, जिनने इतना दुख उठाया है, हम तो उनकी ज़्यादा मदद तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन जितना भी हमसे हो सकेगा कि हमारे भाई हैं, हम पूरी हेल्प इनकी करेंगे। और मैं जब जम्मू जाऊंगा मैं वहाँ से भी इनकी हेल्प कुछ कराने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपकी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं, और दूसरी बात ये कि ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो लोग यहाँ पे आए थे, जो UP, बिहार, कलकत्ता, मद्रास के रहने वाले हैं, जिनको इस हमारे एरिया से कोई लेना देना नहीं है, तो इनके दिल में ये दर्द था कि यहाँ पे जो नुकसान हुआ है, पिछले लगभग 15-20 दिन पहले जो यहाँ पे एक आग लगी थी, जिसमें 11-12 घर जो है जल कर तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, ख़त्म हो गए थे। तो हम तो इनके साथ आए जब इन्होंने हमें बोला कि हम अपनी तरफ से, मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से
यहाँ ये कंपनी जो सी कंपनी है, इन्होंने अपनी तरफ से जो इन लोगों के लिए मदद की थी, उनके साथ हम यहाँ पे आए हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि इस वक्त जो है, इस मुश्किल घड़ी में, इस दुख वाली घड़ी में हर एक आदमी को इन लोगों के साथ ताउन करना चाहिए, इन लोगों की मदद करनी चाहिए, जिनके अभी 20 दिन या 25 दिन पहले घर अच्छे तरीके जैसे बाकी लोगों के हैं, उसी तरह से इन लोगों के पास भी घर बने हुए थे। वो अचानक आग नमूदार हुई और वो घर जो है मिसमार हो गए, ख़त्म हो गए। तो सभी लोगों को, चाहे वो सियासी लोग हो, चाहे वो लोकल हो, चाहे कोई भी आदमी हो, समाजी लोग हो, उनको चाहिए कि इन लोगों की मदद करनी। जैसे पहले भी कुछ लोगों ने मदद की, अभी भी लोग मदद कर रहे हैं, इसके बाद भी लोग मदद करेंगे। तो मैं यही अपने तहसील बनहाल और तहसील खड़ी और डिस्ट्रिक्ट रामबन के सभी लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों की मदद कीजिए, ताकि ये दोबारा उस पोजीशन में आए। इनका ये जो पुराना दुख है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ जितने भी लोकल है, उन्होंने भी अच्छी मदद की है, जहाँ तक हमने देखा है। तो डिस्ट्रिक्ट रामबन के जितने भी कंपनियाँ हैं, जितने भी लोकल आवाम है, सबका शुक्रगुजार हूँ। और अभी मैं ज़्यादा शुक्रगुजार इस कंपनी का हूँ जिसमें कुछ मज़हब अलग अलग भी है, फिर भी ये अपने सब मज़हब को एक देख के मदद कर रहा है। इस वक्त मुझे लग रहा है इंसानियत ज़िंदा है, अभी इंसानियत ख़त्म नहीं हुआ। हम जो सुनते हैं समाचार में और वो नहीं है, सब वो गलत है। अभी इंसानियत ज़िंदा है, सब लोग एक दूसरे के काम आ रहे हैं और हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत शुक्रगुजार। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ जो बनिहाल बाईपास का काम कर रहा है। इस कंपनी का सौभाग्य है कि हमें ऐसी दुर्गम स्थितियों में, जहाँ की जम्मू से लेकर श्रीनगर पहुंचना बहुत दुर्लभ होता था, उसके लिए 4 लेन प्रोजेक्ट जो बन रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें हम एक छोटा सा पार्ट बनिहाल बाईपास का काम कर रहे हैं। हमें हमारे साथ में कुछ लोगों के द्वारा हमारे ऑफिस में पता चला कि यहाँ पर एक इस तरीके की घटना हुई है जिसमें कि घरों को काफ़ी नुकसान हुआ है और लगभग 12 घर जो थे वो आग के हवाले हो गए। तो उस मानवता के बिहाफ पर हमारे स्टाफ ने और हमारे मैनेजमेंट ने ये सोचा कि हमें उन लोगों का दर्शन करना चाहिए जो इन दुर्गम परिस्थितियों में रहते हुए और ऊपर वाले के रहमो करम से आबाद हैं, बचे हुए हैं। तो उनकी हेल्प करने का एक अंदर से इच्छा पैदा हुई। तो उनके दर्शन करने हेतु उनके लिए कुछ छोटा सा तोहफ़ा लेकर के हम यहाँ आए हैं, जिसमें कि एक राशन का सामान है। उस राशन के सामान में 10 किलो चावल है, 5 किलो आटा है, 1 किलो तेल है, चीनी है और जो छोटे मोटे मसाले वगैरह होते हैं वो सबका नमक मिर्च वगैरह से मिला करके एक छोटा सा पैकेट हमने बनाया है। और हम ऊपर वाले ने हमें ये सौभाग्य प्राप्त किया है कि हम कम से कम इन लोगों के साथ में अपना बांट सकें। और एक समय की पुकार मैं तो मानूंगा कि मैं रहने वाला यूपी का हूं और यहाँ दुर्लभ लोगों के साथ दुर्गम परिस्थितियों में इस ऐसे नेचुरल वातावरण में, जिसको कि देश का स्वर्ग कहा जाता है, दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है, तो दुनिया के स्वर्ग में आप जैसे लोगों के साथ आने का मौका मिला, इसलिए हम ऊपर वाले का शुक्रगुजार। सरपंच पंचायत रामगढ़ मोहम्मद अशरफ ने ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि गुज़श्ता साल असर इलाके में क्रेन के एक हादसे में हलाक होने वाले शख्स अब्दुल लतीफ़ की बेटी को इंसाफ किया जाए। अब्दुल लतीफ़ की बेटी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उनके वालिद की मौत क्रेन चलाने वालों की बद इंतज़ामिया की वजह से हुई है, लिहाजा मामले की छानबीन की जाए। सर, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। मैं सरपंच पंचायत रामगढ़ कुरमेल तहसील आसर डिस्ट्रिक्ट डोडा से बोल रहा हूँ। सर, ये 16/11/20 का वाक़या है। 11 बजे मेरे को कॉल आई कि ऐसे ऐसे मतलब क्रेन में जो अब्दुल लतीफ़ है वो फंस गया। तो मैं जब मौके पे गया तो उसकी हालात मैंने बहुत ख़तरनाक देखी सर। वैसी ख़तरनाक मौत हुई उसकी सर। तो मैंने उनको बताया कि ये ऐसे रखो इसको, जब तक नहीं इसकी लड़की वारिस जो थी वो आएगी। तो इन्होंने मतलब जो इनके मतलब चाचा के लड़के, मामे के लड़के थे, उन्होंने बताया कि नहीं जी हम वारिस हैं, हम इसको ले चलते हैं, तब तक कोई बात नहीं है। जब असर में पोस्टमार्टम किया तो तब भी मैंने इनको बताया कि इधर ही रखो, अभी मैं ऐसी एक्शन को बुलाता हूँ और मौके पर वो देखेंगे और इस लड़की को इंसाफ मिलेगा। तो उन्होंने खुद जिम्मेदारी ली कि नहीं जी हम खुद करेंगे जी, खुद करेंगे। तो मेरे को इन्होंने मतलब बुलाया नहीं और 9 महीने हो गए। मुझे शक था कि इस लड़की को इंसाफ मिल गया है, मगर अभी तक ये बता रही है लड़की कि मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला है। इस करके हमें मजबूर, इन्होंने जब हमारे को बताया कि परसों मतलब आपके चैनल के माध्यम से बताया कि नहीं सरपंच हमारे घर में नहीं आया, वो नहीं आया, ये नहीं आया, तो आज मैं
मतलब आपके सामने आ गया। और मैं ये बात आपके माध्यम से एक्शन रामन को और AW रामन को बताना चाहता हूँ कि इस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए सर। फिर तो हमारा फिर हम अपनी तरफ से फिर एक्शन लेंगे ना सर, कि अगर इस लड़की मतलब वो नौकरी करता था सर, कोई बकरियों के साथ नहीं गया था सर, वो ऑन ड्यूटी पे था सर, वो तो ऑन ड्यूटी पे था, इसको इंसाफ मिलना चाहिए। और मेरी यही राय आपके माध्यम से मतलब सब मतलब जितने भी मतलब इस चैनल को देखते हैं सर, कि मतलब इस लड़की के लिए जैसे मतलब ये लड़की एक है, मतलब ना इसका भाई है, ना इसका बाप है, ना इसका कोई कमाने वाला सर। ये मैं कैमरामैन से गुजारिश करता हूँ सर, इसका ये मकान है सर, बैठने के लिए जगह नहीं है, ज़मीन जितनी थी सर वो सारी चिनाब में चले गई। तो ये लड़की और इसकी माँ कैसे गुजारा करेगी मतलब, तो इसको इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इसको इंसाफ नहीं मिला तो मेरी जितनी भी पब्लिक है मतलब, तो ये सब रोड पे आ जाएगी सर। इसका जिम्मेदार फिर एडमिटेशन होगा और एक्शन रामन और AW रामन होगा सर। कर रही हूँ और मीडिया के सामने आने पर मजबूर इसलिए हुई हूँ कि मेरे पापा का न्याय मुझे मिलना चाहिए। नो सर, ये एक नारा है, अगर ऐसा होता तो 9 महीने से फिर हमारा न्याय क्यों नहीं हुआ। मैं एक बेटी मजबूर होकर पापा के इंसाफ के लिए मीडिया के सामने आने पर मजबूर हो गई। अगर ऐसा होता तो फिर मुझे क्यों आना पड़ता। शॉर्ट में भी हमें जय साहब ने धोखा दिया था, बोला था कि जो कागजात थे, जब पापा की सर्जरी हुई थी जम्मू बख्शी नगर में, तो उस टाइम जय साहब ने कहा था कि जो कागजात थे तो वो लिए हमसे, और पापा के साथ ही जो डेली विजिट था उसने भी लिए। उन्होंने कहा कि हम आपको डिपार्टमेंट से एक्शन साहब से आपको न्याय दिलाएंगे, खर्चा पानी भेज के देंगे। सर मैंने 1.5 महीना पापा जम्मू में रखे, किसी ने मुझे कोई हेल्प नहीं की डिपार्टमेंट की तरफ से, और ना मुझे वो कागज़ वापस मिले ना कुछ। फिर उसकी वजह से पापा ने केस किया डोडा में। जब केस पापा के हक़ में होने लगा तो जय साहब ने क्या किया कि वहाँ जाके उनके क्लर्कों को रिश्वत मानी कि आप बोलो कि इसको बेल नहीं मारा है, इसको काम पे नहीं लगी है। सर ये सामान देखो, ये सामान गैंग कुली वालों का है, जिस काम पे पापा को लगी है वो सामान यहाँ पे मैंने जब्त रखा है कि जब तक मेरे पापा का न्याय नहीं होगा तो तब तक मैं ये नहीं दूंगी। वीडियो असर दिलजीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वीडियो असर दफ्तर के बाहर तिरंगे को बार बार गिराए जाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस असर के बाहर तिरंगे को गिराए जाने पर बहुत बड़ी साजिश की जा रही है और वीडियो असर को बदनाम किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा क्योंकि जो पिछले 5-6 दिनों से एक हमारे यहाँ शशि गोस्वामी जी हैं जो बार बार मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं डिफरेंट नेचर्स के। आपने उनका इंटरव्यू लिया था, उन्होंने इल्ज़ाम लगाए बोथ प्रिंट एज वेल एज जो लाइव मीडिया होता है उस पर। आप आज मेरा पक्ष जानने के लिए आए तो मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। तो अपने ऑफिस में काम करना है, जैसे ये एक इंस्ट्रक्शन थी, मैंने वो झंडा नहीं लगाया सपोज करते हैं, तो मेरे लिए रूल्स के अंदर, सिविल सर्विस रूल के अंदर पेनल्टीज लिखी हुई है कि मुझे ये सजा दी जाएगी। मैं देशद्रोही कहां से हो गया जनाब? एक गवर्नमेंट मुलाजिम, लेट इट बी, वो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन नहीं मानता है, वो देशद्रोही हो जाता है। ठीक है, ये चीज ठीक है। आप एक पॉलिटिकल आदमी हो, आप दूसरी पॉलिटिकल लीडरों के ऊपर इल्जाम लगा सकते हो जो ये लोग करते हैं। मैं पॉलिटिकल लीडर नहीं हूं, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूं, मुझे अपनी जिम्मेदारियों का पता है, मैं उनको बखूबी निभाता हूं और यहां की मैक्सिमम पब्लिक जो है वो मेरे साथ खुश है। शशि जो गोस्वामी जी को क्या परेशानी है वो मुझे मालूम नहीं है, ना उन्होंने मुझे आज तक बताया है कि क्या परेशानी है। 2 महीने से तकरीबन 2 या 2.5 महीने हुए शशि गोस्वामी जी मेरे ऑफिस में भी नहीं आए हैं, ना उन्होंने मेरे साथ कोई कंप्लेंट की, ना उन्होंने मुझे कुछ बताया कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। अगर देखिए शशि गोस्वामी जी अगर यहाँ के इतने जिम्मेदार आदमी हैं, वो इतने बड़े देशभक्त हैं, इस समाज का उनको इतना फिक्र है असर की आवाम का। मेरा ऑफिस था, अगर मेरे यहाँ पे ऑफिस पे झंडा गिरा हुआ है, उनको इमीडिएटली मुझे फ़ोन करना चाहिए था कि आपके यहाँ पे ऐसा हुआ है, आप इसको रिडायरेक्ट करो। शशि गोस्वामी जी मेरे दफ्तर में उस टाइम क्या कर रहे थे, सवाल निशान ये आता है। और दूसरी उनकी नीयत क्या थी? अगर उनकी नीयत साफ होती वो मुझे पास यहाँ ना गार्ड है, कोई नहीं है, ठीक है। एक जो हमारा मेन गेट है उसको हम रात को लॉक करके रखते हैं, लेकिन ये वाली जो दूसरी साइड है, नीचे वाली साइड जो है, ये यहाँ से बिल्कुल ओपन है, यहाँ से पूरा रास्ता है ओपन। फ्लैग लगा होना चाहिए
उसी ऑर्डर के तहत डीसी साहब ने हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं उनको नोडल ऑफिसर बनाया था। वो डेली बेसिस पे डाटा कंपाइल करते थे ऑन द बेसिस ऑफ जो हम अपने ऑफिसेज में झंडा इंस्टॉल करते थे, उसके बाद हम उनको फोटोग्राफ भेजते थे। मुझे रफली याद है 3 या 4 अप्रैल की ये बात है, मैंने भी यहाँ पे ये इंस्टॉल किया था और वहाँ फोटो भेजा था, और उसी बेस के ऊपर मेरा भी ऑफिस का जो है उन्होंने रिपोर्ट डीसी साहब को जो डेली बेसिस पे वो सारे दफ्तरों की देते थे कि आज इतनों ने कर लिया, आज इस ऑफिस से हो गया। यहाँ बिल्कुल नेशनल फ्लैग हमारा, और आप वो बाहर जाके देख सकते हैं वो इतनी हाइट के ऊपर है। जो मीडिया में परसों इन्होंने शशि गोस्वामी जी ने मीडिया पर्सन को यहाँ जो एक पाइप दिखाई, उस पे कहा कि देखिए ये पाइप खाली पड़ी हुई है, यहाँ नेशनल फ्लैग नहीं लगा हुआ है। वो नेशनल फ्लैग, वो जो पाइप है, उस पाइप के ऊपर सिर्फ साल में 2 बार झंडा चढ़ता है, 15 अगस्त और 26 जनवरी को, वो उसके लिए पाइप है। उस पाइप की हाइट जो है वो हमारे ऑफिस बिल्डिंग से कम है। एज पर जो हमारा नेशनल फ्लैग कोड 2002 है, उसके मुताबिक जिस भी ऑफिस बिल्डिंग के ऊपर झंडा लहराएगा नेशनल फ्लैग का, वो उस बिल्डिंग के ऊपर होना चाहिए, वो बिल्डिंग से नीचे नहीं हो सकता है। इसीलिए आप देख सकते हैं बाहर हमारा जो झंडा है वो हमारी बिल्डिंग से कम 20 फुट ऊपर है, लेकिन इसमें 3 महीने से हमारा झंडा बिल्कुल वहां इंटैक्ट था। लेकिन आज से 4 या 5 दिन पहले जब हम दफ्तर में आते हैं तो वो झंडा वहां गिरा हुआ था। कमिश्नर रामबन मसरत इस्लाम ने आज ज़िला में कोविड इन्फेक्शन फैलाने के लिए मार्केटों और अवामी मकामात पर कोविड प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल दरामद करने के अलावा दोबारा कोविड को गैर मुनासिब तर्ज अमल पर जोर दिया। डीसी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, रामबन में ज़िला इंतज़ामिया में कोविड इन्फेक्शन के फैलाव को रोकने के लिए लोगों को हसास बनाने के अलावा असल हकीकी मुस्बत शरह का अंदाज़ा करने के लिए रामबन एडमिनिस्ट्रेशन मज़ीद जाँच पर तवज्जो दे रही है। इन्होंने मज़ीद बताया कि ज़िला भर में गुज़श्ता हफ्ता 8000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए थे, इनमें से 12 अफराद को मुस्बत पाया गया था। जो टेस्ट हमने किए हैं उसमें सिर्फ 12 केसेस जो हैं हमारे कोविड पॉजिटिव हुए हैं। 16 जुलाई को हमारे 6 केसेस पॉजिटिव हुए थे। 17th, 20th और 21st को अगेंस्ट द नंबर ऑफ टेस्ट कंडक्टेड कोई भी पॉजिटिव केस डिटेक्ट नहीं हुआ। उसके अलावा 18th को हमारे और 19th को 2 केसेस और 22nd को हमारे 2 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। कल हमारे जो हैं 4 पॉजिटिव केसेस डिटेक्ट हुए हैं। ये फिगर्स काफ़ी सराहनीय है, इनकरेजिंग है कि हमने कहीं ना कहीं कोविड को कंट्रोल किया है, लेकिन साथ ही साथ ये कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है कि हमें कॉम्प्लेसेंट होना है, मास्क पहनना छोड़ देना है या हाथ नहीं धोने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो नहीं करनी है मेंटेन। हमने देखा है कि पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में मार्केट प्लेसेस पे, बैंक्स के बाहर और बाकी बस स्टैंड्स, गाड़ियों में लोग कोविड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर का मुजाहरा कर रहे हैं। हमने मुख्तलिफ प्रेस रिलीज़ के थ्रू, सोशल मीडिया हैंडल्स ख़ासतौर से ट्विटर और फेसबुक के थ्रू लोगों को उनको अपील की है और साथ वार्निंग भी दी है कि अगर वो मास्क नहीं लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को मेंटेन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ख़ास तौर से वो लोग जो मार्केट प्लेसेस में घूम फिर रहे हैं, और अगर ये पाया गया कि ये बंदे जो मार्केट में घूम रहे हैं और वो अनवैक्सीनेटेड हैं तो उनके खिलाफ और ज़्यादा सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ हमने अपने मैजिस्ट्रेट्स को ये डायरेक्शन भी दी है कि वो मार्केट प्लेसेस का डेली बेसिस पर जो है वो चेकिंग करें, और जो भी शख्स मास्क के बगैर पाया जाएगा या सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को वायलेट किया हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ 50 फाइन्स भी इम्पोज किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट रामबन ने कोविड की सेकेंड सर्ज में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हेफ्टी फाइन्स इम्पोज किए हैं। तकरीबन कोई 34 लाख से ज़्यादा जो है हमने फ़ाइन कलेक्ट किया है। मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि फ़ाइन कलेक्शन हमारा मोटिव नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करना।
डिफरेंस क्रिएट करने के लिए जब वो अपने घर से बाहर निकले तो 2 मास्क लेके निकले। इसलिए निकले क्योंकि एक तो उसकी अपनी सेफ्टी है और साथ ही साथ वो बाकी लोग जिनके कांटेक्ट में आता है तो वो उनकी भी सेफ्टी बढ़ती है। इसके अलावा मेरी जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की यूनियंस हैं, उनसे हमारी ऑलमोस्ट वीकली बेसिस पे बात होती है। उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो गवर्नमेंट की जो एडवाइजरीज़ हैं, जो रिसेंटली जो चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो ऑर्डर्स है जो DMRRR से निकलते हैं, जिसके बाद हम DDMA के ऑर्डर्स इशू करते हैं, उसमें अभी भी 50% ऑफ द ऑथराइज कैपेसिटी की ही इजाज़त है पैसेंजर्स को चलाने की। हमें काफ़ी शिकायतें मौसूल हुई हैं कि ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो इस 50% जो ऑथराइज कैपेसिटी जो है उसका उल्लंघन कर रहे हैं, उसको वायलेट कर रहे हैं। मैंने ARTO रामबन को डायरेक्शंस दी हैं, मैंने SSP ट्रैफिक की भी इसमें हेल्प सोलिसिट की है ताकि हम इनके खिलाफ क्रैकडाउन करें और हम उनकी गाड़ियों को सीज़ करेंगे, उनको चालान उनको जो है कंपाउंड करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ट्रांसपोर्ट एक ऐसा निज़ाम है जो हर शख्स को जो है वो यूज़ करना है टू कम फ्रॉम रिमोट एरियाज़ टू डिस्ट्रिक्ट रामबन, मेडिकल इमरजेंसीज़ को लेके। और इस सेक्टर में हमने देखा कि लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और हमने काफ़ी फाइन्स इम्पोज किए हैं ओवर लोडिंग के हवाले से और इस SOP की वायलेशन के हवाले से। जहाँ तक वैक्सीनेशन का ताल्लुक है तो मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि डिस्ट्रिक्ट रामबन 18 से 44 की कैटेगरी में नंबर 1 पे है। सो फार एज वैक्सीनेशन इज़ कंसर्न हमने 46% से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर लिया है। जून 14 को हमारी वैक्सीनेशन इस कैटेगरी की शुरू हुई थी और इसमें हमारे रिजल्ट्स बहुत एनकरेजिंग रहे हैं। अभी ये लो हैंगिंग फ्रूट है, अभी हम जो हमारे वैक्सीनेशन जो सेंटर्स हैं, कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स में ही वैक्सीन लगा रहे हैं। लेकिन फॉर दी 45+ कैटेगरी जिसमें हम 79 to 80% पे आके स्टैग्नेट हो गए थे, उसमें ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की इंस्ट्रक्शंस के बाद हमने उसे मिशन मोड में लिया और आज हम 96% से ऊपर 45+ की कैटेगरी में लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। इसके साथ साथ एक तीसरी स्कीम जो अब फोकस में आई है कोविड कंटेनमेंट मिटिगेशन के बाद, दैट इज़ दी सेहत स्कीम, PMJAY सेहत स्कीम। इसके लिए हम स्पेशल कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इनफैक्ट आज ही हमने सेहत के लिए एक डिटेल्ड मीटिंग रखी हुई है जिसमें हमारे सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट्स, BDOs, तहसीलदार्स और हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स और VLEs विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स जो है उनको हमने बुलाया है, आशा वर्कर्स को बुलाया है ताकि हम इसमें एक स्ट्रैटेजी बना के, कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजी बना के ऑन द एनोलॉजी ऑफ वैक्सीनेशन सेहत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को भी पॉपुलराइज करें और इसमें रजिस्ट्रेशंस को इंक्रीज़ करें। अभी भी हमारा इसमें बैकलॉग है, हमने तकरीबन 45% इसमें हमारी अचीवमेंट है और इसका चैलेंज जो है वो वैक्सीनेशन के साथ साथ हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन के सामने आया है। जहाँ तक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स का ताल्लुक है तो CHC बटोत में, एमरजेंसी हॉस्पिटल बटोत और CHC बानीहाल में सिविल वर्क्स जो है वो अब लिंटल स्टेज तक पहुंच चुके हैं। CHC बटोत में MGPS जो है मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम की इंस्टॉलेशन भी शुरू हो चुकी है। जहाँ तक हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन का जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है, इसमें मेरी अभी थोड़ी देर पहले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट खिलेनी सर्कल डोडा से बात हुई और उन्होंने मुझे एश्योर किया है दैट इन द नेक्स्ट 1-2 डेज़ जो भी इसमें पेंडिंग मॉड्यूल और स्किड मशीन जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी ताकि हमारा जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है वो हमारे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड MGPS जो मेडिकल गैस लाइन जो गैस पाइपलाइन सिस्टम है उसके साथ जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो 1000 LPM का वो बाद में कम होकर 500 LPM का जो हमारा दूसरा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है विच विल केटर टू दी ट्रॉमा सेंटर एंड ऑल्सो टू दी आई हॉस्पिटल, उसके सिविल वर्क्स का काम जो है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा और ऑक्सीजन रिलेटेड हमारी जो शॉर्टेज इस डिस्ट्रिक्ट में वो ख़त्म हो जाएगी। कि कोविड इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर में ज़ीरो टॉलरेंस होगी, हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हम किसी भी एक शख्स को जो मास्क के बगैर क्राउडेड प्लेसेस में आता है, बसेस में या पैसेंजर व्हीकल्स पे चढ़ता है, अपनी लाइफ को खतरे में डालते हुए बाकी लोगों को भी खतरे में डालता है, तो उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे इवन टू द एक्सटेंट ऑफ फाइलिंग FIRs। वी विल नॉट शो अवे
और शाई अवे फ्रॉम फाइलिंग FIR अगेंस्ट एनी पर्सन जो मास्क नहीं लगाता है। इसीलिए मेरी फिर लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी वो मार्केट प्लेसेस में निकले, अपने घर से निकले, तो वो मास्क लगाएं। कम से कम 2 मास्क उनके पास होने चाहिए और उसके अलावा वो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स जो है उसको सख्ती से इम्प्लीमेंट करें। सैनिटाइज़र, पोर्टेबल सैनिटाइजर्स अपने पास रखें। उसके अलावा मैंने मार्केट में मैं जब इंस्पेक्शन के लिए जाता हूँ तो मैंने शॉपकीपर्स को भी रिक्वेस्ट की है कि वो तब तक अपनी दुकान पे किसी को चढ़ने ना दें जब तक वो आपको अपनी वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट ना दिखाए। इफ़ ही इज़ नॉट वैक्सीनेटेड ही हैज़ टू शो द RT-PCR और रैट रिपोर्ट ऑफ 48 आवर्स प्रायर। उसके पास अगर ये नहीं है, he can recommend him to the administration for taking action against that person. ये एक कोविड को कंटेन करने का जो प्रोसेस है ये 2-way प्रोसेस है। इट इज़ अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी आवाम की भी है कि वो हमारी डायरेक्शंस को इम्प्लीमेंट करें और हमारे साथ कोऑपरेट करें। मुझे बहुत खुशी है कि अभी तक डिस्ट्रिक्ट रामबन में काफ़ी सपोर्ट हमें मिला है और लोगों ने, चाहे वो सब डिवीज़न भूल हो या रामबन हो या बानिहाल हो, इसमें हमें या रामसू हो, पूरा सपोर्ट मिला है कोविड के पीक के दौरान। और हमें पूरी उम्मीद है कि ड्यूरिंग दी डिप इन कोविड केसेस हम कॉम्प्लेसेंसी नहीं आने देंगे और हमें लोगों से यही उम्मीद है कि वो लगातार जो है वो मास्क लगाएंगे और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का मुजाहरा करेंगे। आज के खबरनामे में बस इतना ही। कल फिर होंगे आपकी खिदमत में हाजिर। तब तक अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखें। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।